Hello students, my name is Isha Chaudhary, working as an assistant professor in Chaudhary Bansilal Government College for Women तोशाम। आज हम एंटरप्रेन्योरशिप का एक चैप्टर करेंगे, मैनेजरियल रोल्स एंड फंक्शंस इन अ स्मॉल बिजनेस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बिजनेस कितनी तरह का होता है। बिजनेस आपका दो टाइप का हो सकता है, लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल। अब लार्ज स्केल की जो मैनेजमेंट है वो सेपरेट होती है ऑनरशिप से। लार्ज स्केल की जो मैनेजमेंट होगी वो सेपरेट होगी ऑनरशिप से, क्योंकि एक ऑनर सारे काम नहीं कर सकता। सभी काम करेगा तो वो कोई भी काम को परफेक्टली नहीं कर पाएगा, इसीलिए ऑनरशिप अलग होती है और मैनेजमेंट अलग होती है जो सभी काम को मैनेज करती है। जबकि स्मॉल स्केल एंटरप्राइज में क्या होता है, जो ऑनर होता है वही सभी काम को मैनेज करता है, सारे मैनेजरियल फंक्शंस को अंडरटेक करता है। अब कौन कौन से मैनेजरियल फंक्शंस को वो लेगा, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि हमारे पास 5 मैनेजरियल फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड लास्ट इज कंट्रोलिंग। थोड़ा बहुत आपने मैनेजमेंट में इन सब के बारे में पढ़ा हुआ है, व्हाट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन शॉर्ट हम इस चैप्टर में इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट वन इज़ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट क्या है, बिजनेस आपने देख लिया, मैनेजमेंट भी आपने पढ़ा हुआ है ऑलमोस्ट। मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसकी वजह से हम दूसरों से अपना काम करवा सकते हैं, दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं, इनलाइन क्रिएट कर सकते हैं, एक बहुत अच्छा वे जिसकी वजह से आपके जो फंक्शंस हैं वो प्रॉपरली मैनेज हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आती है मैनेजमेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज़ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। इट मीन्स कि मैनेजमेंट हर जगह हर वक्त हमेशा चलता रहता है। मैनेजमेंट अगर आपने रोक दिया किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर तो आपकी जो फंक्शंस हैं वो भी प्रॉपरली काम नहीं करेंगे और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो सकता है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक आती है आर्ट एज वेल एज साइंस। मैनेजमेंट एक आर्ट है और साइंस भी है। आर्ट किस तरीके से कि मैनेजमेंट करने के लिए आपको एक पर्सनल स्किल की ज़रूरत होती है। एक मैनेजर जो होता है उसको एक पर्सनल स्किल चाहिए जिसकी वजह से वो दूसरों लोगों को मैनेज कर सकता है और ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट अर्न करवा कर दे सकता है। और साइंस इसलिए है क्योंकि मैनेजमेंट में भी साइंस की तरीके से प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है और उनकी वेरिफिकेशन होती है, वैलिडिटी होती है, रिजल्ट्स वेरीफाई किए जाते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजमेंट एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। नेक्स्ट आता है प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स, अब मैनेजमेंट जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक को हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जब भी हम किसी चीज़ को मैनेज करते हैं तो हमारे पास उसके लिए कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए कि हम उनको क्यों मैनेज करना चाहते हैं, क्यों उस फंक्शन को इस तरीके से ऑपरेट करना चाहते हैं। लाइक हर एक एक्टिविटी का एक टारगेट होता है कि किस टारगेट को हमने अचीव करना है, तो वो टारगेट ही हमारे क्या होते हैं, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक पॉइंट इसमें ये भी आता है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। मैनेजमेंट की जो एप्लीकेशन है वो कैसी है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। यूनिवर्सली एप्लीकेबल मतलब कि जो मैनेजमेंट है रिक्वायर्ड है एट ऑल लेवल्स, वेदर इट इज़ लोअर लेवल, मिडिल लेवल और हायर लेवल, सभी लेवल्स पर मैनेजमेंट एक तरीके से एप्लीकेबल होता है। सभी ऑर्गेनाइजेशंस में, सभी मैनेजमेंट डिसिप्लिन्स में हर जगह मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स है, साइंस है, मैथमेटिक्स है, बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, हर जगह मैनेजमेंट की ज़रूरत है। विदाउट मैनेजमेंट नथिंग इज़ पॉसिबल। और एक पॉइंट आता है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी। मैनेजमेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें एक और पॉइंट आता है फ्लेक्सिबिलिटी।
फ्लेक्सिबिलिटी में आप देखते हैं कि मैनेजमेंट को हम फ्लेक्सिबल मान सकते हैं, स्टैटिक तो हम कह ही नहीं सकते इसको, क्योंकि अगर हम स्टैटिक रखेंगे तो हम जो एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं उनको कोप अप नहीं कर पाएंगे। तो उस हिसाब से मैनेजमेंट आपका कैसा है, फ्लेक्सिबल है। हमें जो एनवायरमेंटल चेंजेस हैं उन एनवायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस करने होते हैं, जो मैनेजमेंट के थ्रू हम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अब आता है इसमें हमारे पास मैनेजमेंट के फंक्शंस, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि 5 फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सबसे पहले इसमें आता है आपके पास प्लानिंग। प्लानिंग में आपके पास जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके आपको आंसर्स मिलते हैं: हु, व्हाट, हाउ एंड व्हेन। किसने काम करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसके थ्रू किया जाना है या क्यों करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर हमें प्लानिंग के थ्रू मिल सकता है। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हु इज़ टू डू इट एंड व्हाई वी हैव टू डू इट। तो किस तरह का काम करना है, कैसे करना है, कब करना है, कैसे किया जाना है, किसके थ्रू किया जाना है, इन सब क्वेश्चंस के आंसर हमें प्लानिंग में मिलते हैं। तो प्लानिंग के कुछ स्टेप्स आपके होते हैं जिसके थ्रू आपको ये क्लियर होता है कि आपको इन क्वेश्चंस के। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं प्लानिंग के स्टेप्स इन प्लानिंग। प्लानिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप आपका आता है एस्टैब्लिशिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले प्लान करने के लिए आपके पास ऑब्जेक्टिव्स का होना ज़रूरी है। अगर ऑब्जेक्टिव्स नहीं होंगे तो आप किस चीज़ की प्लानिंग करेंगे, किस चीज़ को अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव सेटिंग जो आपको करनी है वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है और कंट्रोलिंग के लिए एक बेस प्रोवाइड करता है कि किस बेस से आप कंट्रोलिंग मेजरमेंट्स करेंगे, किस बेस से आप कंट्रोलिंग फैक्टर्स को एनालाइज करेंगे, वो सब आपका डिपेंड करता है गोल्स पर। सेकंड पॉइंट आता है एस्टैब्लिशिंग प्लानिंग प्रीमिसेस। प्लानिंग प्रीमिसेस क्या होते हैं? प्लानिंग प्रीमिसेस आपके हैं वो फैक्टर्स जो आपके कैसे हैं, अजम्पशंस हैं, जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिनमें चेंजेस होने के एक्सपेक्टेशंस आपको देखने हैं कि जो भी आप प्लान कर रहे हैं वो उन फैक्टर्स को ध्यान में रख कर करेंगे जिन फैक्टर्स में इन फ्यूचर चेंजेस आ सकते हैं। तो उन चेंजेस को एक्सपेक्ट करना भी आपकी प्लानिंग के प्रोसेस का एक पार्ट है। थर्ड पॉइंट आता है डिसाइडिंग द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में आपको ये देखना है कि आपको कितने टाइम पीरियड के प्लान्स बनाने हैं, शॉर्ट टर्म बनाने हैं या लॉन्ग टर्म बनाने हैं या मीडियम टर्म बनाने हैं। वो डिपेंड करेगा आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, रिसोर्सेज और अदर फैक्टर्स पर। उसके बाद आपको डिफाइन करने हैं ऑल्टरनेटिव्स। किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होंगे। उन ऑल्टरनेटिव्स को आपको आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट स्टेप आएगा, इन्हीं अल्टरनेटिव्स को आपको क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। सिक्स्थ स्टेप में आपको अल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करने के बाद सिलेक्शन करके आपने एक सपोर्टिव प्लान्स डिफाइन करने हैं। सपोर्टिव प्लान्स कौन से होंगे? जो मेन प्लान जो आपने बनाया है उसको सपोर्ट करने के लिए बनाए जाएंगे छोटे छोटे प्लान्स। मेन प्लान आपका क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। एंड सपोर्टिव प्लान्स कौन से होंगे आपके? अलग अलग डिपार्टमेंटल प्लान्स ले सकते हैं, वो भी आपके सपोर्टिव प्लान्स के फॉर्म में काम करेंगे, वेदर वो आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट का हो या किसी और डिपार्टमेंट का। एंड लास्ट जो स्टेप, सेवंथ स्टेप आपका आएगा, वो आएगा कंट्रोलिंग, मेजरिंग एंड कंट्रोलिंग द प्रोसेस। लास्ट में आपको उसको कंट्रोल करना है, चेक करना है कि वेदर जो आपने प्लानिंग किया था वो सक्सेसफुल आपका रहा या नहीं रहा, और अगर उसमें कुछ डेविएशंस हैं तो उनको भी आप सेट आउट कर सकते हो। तो इस तरह से आप प्लानिंग के प्रोसेस को सीक्वेंसली फॉलो करके इफ़ेक्टिवली प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन आपका आता है ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग में आपने क्या करना है, जो प्लान किया आपने उसको अचीव करने के लिए आपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को सेटअप करना है, क्योंकि विदाउट ह्यूमन फैक्टर्स आप कुछ भी नहीं कर सकते।
आपने प्लान कर लिया कि आपको प्रोडक्शन करना है, लेकिन आपने प्रोडक्शन के लिए कुछ मैन पावर तो लगाया ही नहीं, तो वो सब आपका किस स्टेप में आता है? ऑर्गेनाइजिंग में। अब इसका भी एक प्रोसेस होता है। फर्स्ट स्टेप ऑर्गेनाइजिंग में आता है अगेन ऑब्जेक्टिव्स। जो भी हमारा फंक्शन होगा सभी आपके राउंड अबाउट जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स के अराउंड। तो ऑब्जेक्टिव्स वो हैं जो आपके लिए गाइडलाइन सेट करते हैं, आपके मैनेजमेंट के लिए, आपके वर्कर्स के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ही आप क्या करते हैं? अपनी एक्टिविटीज़ को डिफ़ाइन करते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्टिव था वो प्रोडक्शन करना था, मैन्युफैक्चरिंग करना था, या फिर ट्रेडिंग करना था। अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो आपको रॉ मटेरियल ख़रीदना पड़ेगा और फिनिश प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे। और अगर आपका ट्रेडिंग का बिज़नेस करने का ऑब्जेक्टिव है तो आपको तैयार माल, फिनिश प्रोडक्ट मार्केट से परचेज़ करना है और दूसरी फर्म को सेल आउट करना है। तो जिस भी तरह की आपकी एक्टिविटीज़ डिफ़ाइन होंगी उनको आपने क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई एंड फिर उसकी क्या करनी है? आपने ग्रुपिंग करनी है कि किस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ के लिए कौन सा ग्रुप बनाया जाएगा। एक्टिविटीज़ डिफाइन होने के बाद अब आपका टर्न आता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। आपने ड्यूटीज़ को असाइन करना है। जो भी आपकी जो ग्रुपिंग हुई एक्टिविटीज़ की वो इंडिविजुअल्स को अलॉट करेंगे कि कौन सा इंडिविजुअल कौन सी पर्टिकुलर स्पेसिफिक जॉब कर सकता है, उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशंस की ज़रूरत है, किस तरह की उसकी एबिलिटीज़ होंगी और किस इंडिविजुअल को किस तरह के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। एंड लास्ट इज़ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जब हम उनको ड्यूटीज़ दे रहे हैं तो ड्यूटीज़ के साथ साथ हमें उनको अथॉरिटीज़ भी देनी पड़ेंगी, क्योंकि हमने एक रूल पढ़ा हुआ है कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड इन हैंड। अगर आप अथॉरिटी दे देते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते हो तो उसका मिसयूज़ हो सकता है। एंड अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हो और अथॉरिटी नहीं देते हो तो उस केस में आपका जो पर्सन है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का सही तरह से एक्चुअलाइजेशन नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से आप ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन अडॉप्ट कर सकते हैं। अब इसी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में आपके पास काफ़ी सारे आते हैं, जिस तरह से लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर इसमें आता है कमेटी ऑर्गेनाइजेशन। अब इस सब तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी बीकॉम फर्स्ट ईयर में, मैनेजमेंट में। नेक्स्ट फंक्शन आता है आपका स्टाफिंग फंक्शन। अब जो आपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में पोस्ट्स क्रिएट की, एक्टिविटीज़ डिफ़ाइन की और उन एक्टिविटीज़ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई किया, अब उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए, उन पोस्ट्स को फिल करने के लिए हम स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। स्टाफिंग फंक्शन में आपको सबसे पहले क्या करना होता है? मैन पावर की प्लानिंग, कि कितना मैन पावर आपको रिक्वायर्ड है, कितना आपके पास स्पेस है। ना तो आपकी वहाँ ओवर स्टाफिंग होनी चाहिए और ना ही अंडर स्टाफिंग। अंडर स्टाफिंग होगी तो काम प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, एंड ओवर स्टाफिंग होगी तो जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उसका प्रॉपर तरीके से आप यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। प्लानिंग आपने कर ली, उस प्लानिंग के बाद आपने एम्प्लॉयज़ को लगाना है, तो उस रिक्रूटमेंट का प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब रिक्रूटमेंट में आपके पास दो तरह के सोर्सेज होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो उन इंटरनल और एक्सटर्नल रिसोर्सेज को आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह का रिसोर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल रहेगा। अगर आपका एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, नया ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप एक्सटर्नल सोर्सेज को भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, ऑलरेडी चल रहा है, तो वहाँ आप इंटरनल सोर्सेज का भी यूज़ कर सकते हैं, प्रमोशन, ट्रांसफ़र या फिर कोई और मेथड आप अडॉप्ट कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट करने के बाद आपने क्या करना है? उसमें से सिलेक्शन करना है। रिक्रूटमेंट जो है हमारा एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है जिसमें हम एप्लीकेशंस को कॉल करते हैं और बहुत सारे कैंडिडेट्स एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सिलेक्शन में आपको क्या करना है? उनमें से आपको क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो आपकी पोस्ट के लिए इफ़ेक्टिव हों, आपके जो वर्क हैं उनको कंपैटिबली पूरा कर सकते हो, उन वर्कर्स को, उन कैंडिडेट्स को आपको क्या करना है? सिलेक्ट करना है।
सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उनका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करना है। मे बी उनके पास क्वालिफ़िकेशंस हो सकती हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में वर्किंग मेथड अलग हो, मशीन्स वगैरह अलग हों, तो उसकी ट्रेनिंग उनको आपको पहले देनी पड़ेगी। ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशंस और उसके एनवायरनमेंट से आपको उनको वेल कन्वर्सेंट करवाना पड़ेगा। एंड लास्ट में आपको उनका क्या करना है, परफॉर्मेंस अप्रेजल करना है। आपको चेक करना है कि अकॉर्डिंग टू जॉब क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू जॉब प्रोफाइल वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सब आपको उसमें चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट फंक्शन आपके पास आता है डायरेक्टिंग। अब आपने उन पोस्ट पर उन मैन पावर को एम्प्लॉय कर लिया है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के थ्रू, तो अब उसमें आपको उनको डायरेक्शंस देनी है। डायरेक्शंस में आपको क्या करना है, डायरेक्शंस में आपके पास 4 पॉइंट्स आते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है आपका सुपरविजन। सुपरविजन में आपको क्या करना है, उन एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज करना है कि क्या वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं, क्या वो अपनी प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, और उनका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स क्या हैं वो सारी आपको चेक करनी है इन सुपरविजन। सेकेंड पॉइंट इस डायरेक्टिंग में आता है लीडरशिप। लीडरशिप जो है की एलिमेंट होता है डायरेक्टिंग का। जो लीडर है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको गाइड करता है, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, इन्फ्लुएंस करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। तो वो तभी अच्छा हो पाएगा अगर आपका जो लीडर है वो एक इफ़ेक्टिव होगा, उसमें सारी क्वालिटीज़ होंगी जिसकी वजह से वो अपने एम्प्लॉयज़ को इफ़ेक्टिवली ट्रीट कर सकता है। थर्ड पॉइंट आता है आपका मोटिवेशन। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को एंथुसियाज़म से भरने के लिए, जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर सकें। और मोटिवेशन 2 तरीके का होता है, मेनली मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी में आप एम्प्लॉयज़ को सैलरी हाइक या प्राइजेज़ और रिवॉर्ड्स के हिसाब से मोटिवेट कर सकते हैं, और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स में आप उनको प्रेज और इन सब चीज़ों से मोटिवेट कर सकते हैं। एट फोर्थ वन इन डायरेक्टिंग इज़ कम्युनिकेशन, जो बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कम्युनिकेशन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में होना ज़रूरी है। कम्युनिकेशन दोनों तरह का होता है, टॉप टू बॉटम भी होता है और बॉटम टू टॉप भी होता है। टॉप टू बॉटम आपके रूल्स रेगुलेशंस इंस्ट्रक्शंस ये सब पास ऑन होता है, और बॉटम टू टॉप आपके जो सजेशंस हैं, कंप्लेंट्स हैं, कुछ क्वेरीज़ हैं, वो सब पास ऑन होती हैं। और ये दोनों ही ज़रूरी हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। एंड लास्ट फंक्शन इन दिस कैटेगरी इज़ कंट्रोलिंग, जो हमारे एक पूरे प्रोसेस को बेस प्रोवाइड करता है। क्योंकि अगर कंट्रोलिंग नहीं होगा तो हम ये नहीं जान पाएंगे कि जो एम्प्लॉयज़ हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेकर आए हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है वो इफ़ेक्टिव हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके लिए आपके पास जो फर्स्ट मेथड है वो क्या है, आपने स्टैंडर्ड्स फिक्स करने हैं। जो भी काम आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में अडॉप्ट कर रहे हैं उसके लिए आपके पास स्टैंडर्ड्स फिक्स होने चाहिए, चाहे वो क्वांटिटी से रिलेटेड है, क्वालिटी से रिलेटेड है, एम्प्लॉय से रिलेटेड है, प्रोडक्ट से रिलेटेड है, सब चीज़ों के स्टैंडर्ड्स फिक्स होने चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना है। एक्चुअल और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को आपने कंपेयर करना है। जो स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है उसको हम एक्चुअल के साथ कंपैरिजन करेंगे कि क्या हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को मीटअप कर पाती है या नहीं कर पाती है। अगर कर लिया है तो वेल एंड गुड, नहीं कर पाती है तो हमें क्या लेना पड़ता है, फिर वहाँ पर करेक्टिव एक्शन लेना पड़ता है, जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हमारी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरह से हम सभी मैनेजरियल फंक्शंस को स्मॉल बिजनेस में अडॉप्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको इस चैप्टर में से क्वेश्चंस देखने हो शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में, आपके पास ये आ सकता है कि राइट द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। आप मैनेजमेंट का मीनिंग लिखें, ठीक है। या फिर कोई कैरेक्टरिस्टिक्स मांगी जा सकती हैं आपके पास मैनेजमेंट में। या शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बात करें तो जितने भी मैनेजमेंट फंक्शंस हैं उनके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना आ सकता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अगर लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं तो
ये आ सकता है एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिसमें आपने दैट लाइन एंड स्टाफ और इन सब को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैनेजरियल रोल्स आ सकते हैं, फंक्शंस आ सकते हैं स्मॉल बिजनेस के। तो इस तरीके से इस चैप्टर में से आपके ये क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको ये चैप्टर पढ़ने के बाद और ये वीडियो सुनने के बाद क्लियर हो सकते हैं। सो थैंक यू फॉर नाउ।